क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इन दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की चर्चा खूब जमकर हो रही है। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर वोटिंग हो चुकी है और चर्चा इन दिनों सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। और बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग अवेयर हैं कि दरअसल एक उत्तर पूर्व के राज्य में मणिपुर में भी चुनाव हो रहे हैं और बहुत अहम चुनाव हो रहे हैं। अहम चुनाव इसलिए क्योंकि जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं, हम उत्तराखंड के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं, गोवा की करते हैं, पंजाब की करते हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जहां चुनाव हो रहा है, वहां पर इन दिनों हालात ये हैं कि वहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 250 से 300 रुपए है। क्या आपको इस बात की जरा भी कल्पना है कि वहां पर एक गैस का सिलेंडर इन दिनों 2000 रुपए में मिल रहा है? और क्या आप ये जानते हैं वो आलू प्याज जो कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 10-10 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है, वो आलू प्याज खरीदने के लिए मणिपुर के लोगों को 50 रुपए 1 किलो प्याज के और 70 से 80 रुपए 1 किलो आलू के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। और वो इसलिए खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि मणिपुर इन दिनों एक आर्थिक नाकेबंदी का शिकार है। पिछले करीब 3 महीनों से यह आर्थिक नाकेबंदी चल रही है, जिसके कारण वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो दुश्वार हो गया। और इसी बीच वहां पर चुनाव भी हैं और चुनाव में इन दिनों आर्थिक नाकेबंदी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस आर्थिक नाकेबंदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब गए मणिपुर में चुनावी सभा की, तो उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया और कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि दरअसल जिन नगा संगठनों ने इस आर्थिक नाकेबंदी को अंजाम दिया है, उनकी मिलीभगत बीजेपी के साथ है। तो आज हम यही सवाल उठाएंगे दो टूक में कि मणिपुर में जो हालात हैं दरअसल वो क्यों बने हैं और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और आज का हमारा एक सवाल जो कि हम दो टूक में उठाएंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सीधा सपाट सवाल, और वो सीधा सपाट ये कि मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी से कौन चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग मुश्किल में हैं, लोग दुश्वारियों में जी रहे हैं, दूसरी तरफ इसको चुनावी मुद्दा बन गया है। तो कौन इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है? आखिर आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करने में किसका जो है नुकसान है? कौन चाहता है कि आर्थिक नाकेबंदी चलती रहे? 3 मेहमान हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ सुदेश वर्मा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। दूसरे मेहमान हैं मेजर वाई.एस. सिंह साहब, जो कि आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं और मणिपुर के ही रहने वाले हैं और मणिपुर की जो हालात हैं उससे बहुत बखूबी वाकिफ हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ मणिपुर स्टूडियो से रजत सेठी जी भी जुड़ेंगे। रजत सेठी जी इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीते कई समय से लगातार उन्होंने डेरा डाल रखा है इंफाल में, मणिपुर में, और वहां की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली खान साहब आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री गए और उन्होंने ये बात कही और ये आरोप सीधा सीधा लगाए गए। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, वहां के अखबारों में भी जो छप रहा है, वहां की स्थानीय लीडरशिप भी कह रही है कि दरअसल ये जो आर्थिक नाकेबंदी शुरू हुई, इबोबी सिंह का जो फैसला था, डिस्ट्रिक्ट्स को 60 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने जो है एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया, और वो फैसला उन्होंने दिसंबर के महीने में लिया, जबकि चुनाव जनवरी में घोषित हो गए थे। और ये उनका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि वो चाहते थे कि वहां पर एक पोलराइजेशन हो जाए जिसका फायदा कांग्रेस को मिले। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? नहीं, इस आरोप को तो मैं बिल्कुल नकारता हूं। अशोक जी, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें शोभा नहीं देती ये बात जब वो जाके बोलते हैं मणिपुर में खासतौर से कि तुम्हारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड मैं हटा दूंगा अगर आप लोगों ने हमें इलेक्ट करके लाए। ये हम लोग अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर नहीं करें। ये स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे भी है और उन्होंने दिया है, रिकॉर्डेड है। हटा दूंगा ये शब्द नहीं थे, मैं आपको थोड़ा उन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी का शिकार नहीं होगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। चलिए ये लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, चलिए इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी इसका ये मतलब है कि जरूर भाजपा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसके पास ये क्षमता है कि अभी भी इस सिचुएशन को संभाल सके, मगर नहीं कर रही है। दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं शर्तें लगा रहे हैं
जो विकास का झंडा लेके सबसे आगे घूमते थे, वो शर्तें लगा रहे हैं कि एक बार तुम हमें चुनाव जितवा दो, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं, जवाब सुदेश जी देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं, जो बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये कानून व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकार इसको हैंडल कर सकती है, और प्रधानमंत्री ने शायद इसी संदर्भ में कहा कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगी, जो कि कांग्रेस नहीं कर पा रही। अशोक जी, अगर आपने इबोबी सिंह साहब का स्टेटमेंट पढ़ा हो, आपने देखा होगा उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे आप शुरुआत में उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने भी बोला कि आपको याद है जब यूपीए की सरकार थी, एक स्पेशल नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई थी, 30% सब्सिडी दी जाती थी। 2014 में वो हटा दी गई जैसी भाजपा सरकार आई। तो जहां आप ये कहते हैं, जहां ये व्यवहार देख रहे हैं, सौतेला व्यवहार, ये आपका आरोप, इसमें सुदेश जी जवाब लूंगा, इसमें जवाब लूंगा, लेकिन मेरा पहला कहना है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है अशोक जी, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको लगता है कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है? एक बात, मैं इससे भी बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर मैं इसको बात को आगे बढ़ाऊं, कि 8 दिसंबर को यह फैसला क्यों लिया गया, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे थे, जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। क्या जब एक लेम डक सरकार है तो उसको इतना बड़ा फैसला लेने का दरअसल इसके पीछे लॉजिक क्या था? मैं बताता हूं आपको, ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि डीलिमिटेशन हुआ हो किसी स्टेट में। आंध्र प्रदेश में हुआ था 2014 में, क्योंकि स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था। उससे पहले हरियाणा में भी हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है डीलिमिटेशन, हर जगह में हो चुका है। मगर जो ऐसी परिस्थितियां बनी और सेंटर को लगा कि ऐसे ड्रास्टिक रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेंगे, जैसे आपने बताया, जिससे एसेंशियल कमोडिटीज के दाम इतने बढ़ गए कि आम आदमी की कमर टूट गई, इसकी जिम्मेदारी तो इन्हें लेना पड़ेगी अशोक जी। आप कोई भी आरोप लगा लीजिए कांग्रेस पे, आप कुछ भी लगा लीजिए, मगर ये इसकी जिम्मेदारी इनकी है। सुदेश जी, इसकी जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि बीजेपी को लेनी पड़ेगी, और आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो क्या माने कि इस समस्या के समाधान की जो चाबी है वो दरअसल बीजेपी के पास ही है? अशोक जी, किस चीज की जिम्मेदारी ले बताइए। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट भारत के मैप पर तो जरूर रहा है, लेकिन कांग्रेस इतनी बार सालों शासन करती आई है, नॉर्थ ईस्ट कभी भी फोकस नहीं रहा, जुबान पर रहा, फोकस नहीं रहा। पहले बार नॉर्थ ईस्ट को किसने ध्यान दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी तो एक नॉर्थ ईस्ट के इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी, डोनर काम कर रहा है। हम तो नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट पे जो भी ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, मणिपुर ही अलग नहीं है, और ये वहाँ के लोगों को पता है, वहाँ के लोगों को पता है कि ये लोग वाकई में दे मीन बिजनेस। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होंगे वहाँ के, जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हर स्टेट की अपनी तासीर है, जी, और उस स्टेट को उसी मुताबिक डेवलप करना है। आप यूपी का मॉडल वहाँ नहीं थोप सकते, नॉर्थ ईस्ट का अपना मॉडल है, तो हम तो नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कर ही रहे हैं। अब आते हैं आपके मुख्य मुद्दे पर, जिस पर आपने डिबेट रखा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसका जवाब इनके पास नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से, इबोबी सिंह जी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से ये डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। आप बताइए कि इतने 4.5 साल, पौने 5 साल तक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नजर नहीं आई। जी। चुनाव जब आ गए तो आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया कि आपकी नाकामयाबी से लोग मुड़कर लोग उसकी चर्चा करने लगे। आपने 2 कम्युनिटी को पूरा भिड़ा दिया आपस में, जिससे कि पोलराइजेशन हो सके, और आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको पता है एक्शन आप लेंगे तो लोग आपसे नाराज होंगे। आप चाहते हैं किसी तरह से चुनाव टल जाए, हमको आप नागा के साथ दिखा दें और अपने आप को मणिपुरी के साथ दिखा दें, लेकिन मणिपुरी लोग बहुत स्मार्ट हैं। हमने क्या बोला, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, चीफ मिनिस्टर की इनेबिलिटी है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और एग्रेवेट किया। तो बीजेपी की सरकार जहां भी आ रही है, जो मोदी जी ने बोला जिस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हम आएंगे तो निश्चित ही ये तो इसको तो रिजॉल्व करना ही है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो खत्म होना ही है। एक सवाल उन्होंने उठाया, वो मैं उस पर उठाऊं, जो इबोबी सिंह का बयान है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सीधा मैं इम्फाल चलता हूं। इम्फाल में हमारे साथ रजत सेठी जुड़े हैं। रजत सेठी जी, ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल अगर हम देखें, भौगोलिक रूप से देखें, मणिपुर को देखें तो वहां पर 65% आबादी जो है वो घाटी में है और करीब 35% आबादी पहाड़ों में रहती है। और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहाड़ और जो घाटी के लोग हैं वो आपस में जो है लड़ा दिए गए हैं और एक तरह का पोलराइजेशन किया गया है, ताकि जो है वो 65% के हक को अगर पोलराइज कर लिया जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। क्या आपको लगता है इस तरह का एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है वहां पर इबोबी सिंह के द्वारा? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, और जैसा कि मैं आपके दर्शकों के लिए समझाना चाहता हूँ, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मणिपुर में। इन 60 में से 40 में मैतेई कम्युनिटी, जो वैष्णव धर्म को मानने वाली वैली में रहने वाली कम्युनिटी है, वो 40 है। 10 पे नागा हैं और लगभग 10 पे कुकी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है।
जी। इससे पहले भी मणिपुर में इकोनॉमिक ब्लॉकेड की स्थिति आई है और इससे भी बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉकेड आ चुका है जो कि 2011 में किया गया था और उसका भी परिप्रेक्ष्य लगभग पॉलिटिकल ही था और राजनीतिक कारणों की वजह से 2011 में तब भी इबोबी जी थे, 15वां साल चल रहा है उनकी सरकार का, तब भी किया गया और उस ब्लॉकेड को 120 दिन के बाद हटाया गया। इस चुनाव के सीज़न में इबोबी जी का ग्राफ काफ़ी नीचे था और हर विश्लेषक इस चीज़ से लगभग सहमत था कि इस बार इबोबी जी को गद्दी खाली करनी पड़ेगी और भाजपा की सरकार आएगी। तो ये चीज़ जब ऑलमोस्ट निर्धारित हो चुकी थी तब इबोबी जी थोड़ा पैनिक हुए और जागे 15 साल बाद। तो उनको लगा कि अभी क्या ऐसा करें कि चुनाव में पासा पलटा जा सके जी। तो उन्होंने अपना पहला ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला निकाला। इन्होंने 2011 में ऐसे ही स्वीप किया था और 60 में से 42 सीटें जीती थी वैली सेंटीमेंट के साथ। तो इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी स्क्रिप्ट को रिपीट किया जाए और इसी स्क्रिप्ट को रिपीट करने के लिए उन्होंने एक अपने बैग से एक फार्मूला निकाला और वो फार्मूला था कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन जो कि पेंडिंग डिमांड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस की वजह से ही पेंडिंग डिमांड थी कईयों की, उसको पूरा करने से उनको मालूम था कि एक स्क्रिप्टेड तरीके से ही नागा की बॉडीज रिएक्ट करेंगी जी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए और बिल्कुल वैसे ही नागा की बॉडी ने रिएक्ट किया जैसा कि आप उनसे अपेक्षा रखते थे। तो हुआ उसके बाद यूएनसी जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है उन्होंने ब्लॉकेड डिक्लेयर किया और तब से रेजोल्यूशन लाने की प्रयास किए नहीं गए। ब्लॉकेड को खोलने के प्रयास सरकार ने उचित तरीके से किए नहीं और ये घाव पकता चला गया और दो कम्युनिटीज़ में इतना गहरा घाव क्रिएट कर दिया गया है, इतनी बड़ी डिवाइड क्रिएट कर दी गई है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। जी, तो मैं एक बात और रखना चाहूंगा यहाँ पे वैलिड, जिसको आप रजत बिल्ड जी कर आपने सकते एक हैं। बहुत संवेदनशील और वैलिड बात उठाई, मैं उस पर आऊंगा, इस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो बात कही है उस पर मैं मोहम्मद अली साहब से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मेजर सिंह, आपको क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेड और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको लगता है कि ट्रेडिशनली एक तरह से चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के मुद्दे? पहले ऐसे नहीं होते थे। जब से NSCN IM और भारत सरकार की पीस ट्रीटी होने लगे उस समय जो कि 1997-98 उस समय से मणिपुर के बुरा दिन आ गए थे, आना शुरू हो गया। और ये 2011 में जब UPA सरकार सेंटर में थे और ब्लॉकेड हुए थे, हम खुद ही चिदम्बरम साहब के पास गए थे, जबकि उन्होंने मुइबा साहब को हेलीकॉप्टर, जो कि होम सेक्रेटरी के हेलीकॉप्टर से ओखल ड्रग लाने के किया और इबोबी साहब ने उसको रोका था, जबकि इबोबी साहब भी कांग्रेस के थे। इबोबी साहब का ट्रम्प कार्ड है कि मणिपुरी पीपल नहीं चाहते मुइबा मणिपुर में आए जब तक कि वो अपनी जुल्म का माफ़ी मांगे, जो भी गलती उसने मणिपुर में किया है, जिस चीज़ को मारे। तो उस समय भी चाहे मणिपुर के लिए, चाहे UPA की सरकार हो, NDA की सरकार हो, उनकी एटीट्यूड टुवर्ड द कॉमन पीपल ऑफ मणिपुर वो मणिपुर को नहीं रहा। इस वक्त भी जब मैं समझते थे, जब इबोबी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया, जो कि यूपी में भी होता है, मायावती जी की सरकार के टाइम में होते हैं, करने दीजिए। सेंटर के जो लीडर है, जो क्योंकि वो सरकार पूरी देश का सरकार है, एक पार्टी का अलग पार्टी की तरफ से जीत भी गए तो पूरे देश का सरकार है, उनको स्टेटमेंट देना चाहिए, दो भाई की लड़ाई है, नेशनल हाईवे ब्लॉक मत करिए, नहीं तो हम मजबूरी आपको रोकना पड़ेगा। तो सेंटर ने अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाया नहीं। और सिर्फ ये जो है, जब मोदी जी आ गए और पहले दफा बोला है कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, जो मणिपुर पहले थे 1947 में वही रहेगा, उससे पब्लिक को थोड़ा विश्वास आ गया। ठीक है, दोनों लोग कांग्रेस और बीजेपी यहाँ रिएक्ट करना चाहते हैं। मैं दोनों की आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि बड़ी बात जो है ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो है जो रजत सेठी ने उठाया, वो सवाल ये कि क्या इस तरह से एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में, एक सीमा पर जो राज्य है, सीमावर्ती राज्य में इस तरह के मुद्दे खड़ा करके क्या हम राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रहे? क्या हम एक स्टेट के चुनाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए? क्या राजनीति इस हद तक आ गई? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जब जेब में पैसे नहीं है तो ऑटो का कौन देगा? भीम देगा, सिंपल है।
अब यूपीआई पिन सेट करो, भेजो और डन। 1 2 3। भीम ऐप डाउनलोड करें पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, वो भी जुर्म था। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary.
तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व में मणिपुर में जहां चुनाव है, वो आर्थिक जो नाकेबंदी मणिपुर में चल रही है बीते 3 महीनों से, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और एक बड़े चुनावी मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जहां पर जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस आर्थिक नाकेबंदी को चुनावी मुद्दा बनाकर कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में सुदेश वर्मा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और इसका मतलब मेजर वाई सिंह हमारे साथ, जो कि नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं और आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और साथ साथ मोहम्मद अली खान साहब दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मणिपुर इम्फाल से भी जुड़े हुए हैं रजत सेठी जी, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सुदेश जी, जो अभी तक बातें हैं आप उस पर कुछ रिएक्ट करिए। अशोक जी, देखिए, मेजर सिंह ने जो बोला इनका निजी हो सकता है वक्तव्य, लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना था तो आपने वो चुनावी समय ही क्यों चुना? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लास्ट 2 महीने में तो आएगी नहीं आएगी। आपने अपने सारे समय को इनसे पीछे एक साजिश थी कि डिवाइड करो वैली और उसको डिवाइड करो हिल्स को नागा के साथ। आप बताइए, नागा के साथ अगर पीस टॉक हो रहा है तो ये किसने अफवाह फैलाया कि मणिपुर का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हुआ? क्यों फैलाया ये आवाज? किसी को तो पता नहीं था कि टॉक्स में क्या है। तो प्रधानमंत्री को इसलिए क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं, नागा के साथ बात हो रहा है वो अलग है, मणिपुर के इंटरेस्ट पे कैसे बात हो सकता है? प्रधानमंत्री मणिपुर के इंटरेस्ट को कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? ये बात ये कांग्रेस को समझना चाहिए था, लेकिन इन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस बात का अफवाह फैलाया, जिसको प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई किया। क्योंकि देखिए, हम बांट कर नहीं राजनीति कर सकते। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट में हमारे स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, हमने कितने अपील किए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट सही नहीं है, हमने कंडेम किया है इसको, लेकिन इकोनॉमिक आपको कांग्रेस आरोप लगाती है कि आपका नगा संगठनों के साथ आपका जो है मतलब नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हम सरकार में हैं, अगर आप बात करेंगे 60 गांठ कैसे, 60 गांठ हो ही नहीं सकता बीजेपी का। अगर बीजेपी रिजोल्यूशन देगी ना, सोल्यूशन देगी, तो सोल्यूशन देने के लिए आपको बैठ के बात करना पड़ेगा। वो सरकारी स्तर पर बात हुई, हमारा कोई उनसे 60 गांठ हो ही नहीं सकता। हमने बोला, अपील किया इकोनॉमिक ब्लॉकेट, लेकिन इनिशिएटिव कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा ना। आप उसको और भड़काएंगे तो मोहम्मद अली खान साहब, एक बड़ा बात मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ, ये ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको आप रिकंस्ट्रक्ट करें, उसमें कोई लेकिन मैं इसकी टाइमिंग पे बार बार सवाल उठा रहा हूं, और रजत सेठी जी भी जो कह रहे थे कि इसकी जो टाइमिंग थी वो साफ तौर से चुनावी फायदा लेने की कोशिश थी। और फिर बड़ी बात यह है कि क्या चुनावी फायदे के लिए हम इस तरह के कदम उठाएंगे कि एक स्टेट जो है एक जो सीमा पर बसा हुआ स्टेट है, वहां पर इस तरह के खतरे खड़े हो जाए? अशोक भाई, आपकी इजाज़त के साथ सबसे पहले मैं सुदेश जी एक बात बोल रहे थे पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, और मैं मिसाल देना चाहता हूँ इस जरिए कि इनकी बातों में और इनकी हरकतों में कितना फर्क है। झूठ बोलते हैं। देखिए, मोदी जी ने बोला कि हम लोगों ने नागा अकॉर्ड ड्राफ्ट करके साइन कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये रिकॉर्ड पे है। हम लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया और जवाब दिया किरण रिजिजू जी ने, और उन्होंने क्या बोला? आज की तारीख पे कोई ऐसा अकॉर्ड नहीं है। तो मुझे नहीं पता सुदेश जी किस अकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन है, तो बात सही है। एग्रीमेंट अकॉर्ड आप लोगों ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने तो ये आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए, मगर आप लोगों ने मना किया। तो देखिए, ये स्पिन डॉक्ट्री गलत है। दूसरी बात, देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, आपने पूछा कि क्या इसकी टाइमिंग जो है राजनीतिक नजरिए से किया गया। अशोक जी, मैं कह रहा हूं यहां पे हम लोग मोटिव इंप्यूट कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं, और आपके सामने मिसाल है, मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश की एग्जांपल, जब बाइफर्केशन हुआ था, डिस्ट्रिक्टें बनी थी। मैं आपको राजस्थान की मिसाल देता हूं। चुनाव से 2 महीने पहले ये लोग नया कानून ले आए थे कि सारे कैंडिडेट्स को पंचायत इलेक्शन में ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या ये राजनीतिक नजरिए से नहीं लाया गया? जो इन्होंने किया, मैं उसमें अभी नहीं जाता उसकी चर्चा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं एक मिनट आता हूं, मैं जरा एक मिनट, मैं रजत सेठी से एक फाइनल कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आता हूं। रजत जी, आपको कुल मिलाकर क्या लगता है, क्या इस फैसले से, इसकी टाइमिंग जिस तरह से हुई, उससे जो आपने जो बड़ा सवाल उठाया था, अगर इस तरह का डिवाइड वहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, और जो आप लगातार कह रहे थे, जो आपने पहले भी कहा कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये जो है एक खतरनाक कदम हो सकता है, तो क्या आपको लगता है इसका पूरी तरह से चुनावी फायदा लेने की कोशिश चल रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को दांव पर लगाकर? देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूं, और आप अली जी से जवाब भी लीजिएगा इस चीज़ का, और मैं शुद्ध रूप से संवैधानिक बात रखना चाहता हूं। हरियाणा में भी जाट आंदोलन हुआ, वहां पर भी हाईवे के ऊपर ऐसा ही एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाने की कोशिश की गई। देखिए, मैं पार्टी को मैं नहीं बिलोंग करता हूं, मैं लेकिन जानना चाहता हूं, वहाँ पे भाजपा सरकार थी, केंद्र में भी थी, वहाँ पर भी आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। शायद 2 दिन में उन्होंने ब्लॉकेड क्लियर करवा दिया और सारी सेवाएं बहाल हुई। तो जब राज्य सरकार की अगर इंटेंशन साफ हो
तो ब्लॉकेड रिमूव कराने ना करा पाने का कोई बहाना हो नहीं सकता उनके पास। आप देखिए कि संवैधानिक रूप से हाईवे भी एक स्टेट का हिस्सा होता है, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से स्टेट की जिम्मेदारी होती है। 197 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर दी गई हैं केंद्र सरकार ने, और बार बार बोला गया है कि आप लगाइए, डिप्लॉय कीजिए, और जो बीच में आता है लॉ एंड ऑर्डर और एसेंशियल आइटम्स को रोकने की कोशिश करता है, आप उनको हटाइए हाईवे से और रास्ता बहाल कीजिए। इसके बाद इबोबी जी को लगा कि अब तो चुनावी समय में ये अगर कंपनी भेज देंगे, हम डिप्लॉय करेंगे तो ब्लॉकेट हट जाएगा, तो इसमें मेरा रोटियां अपनी कैसे सेकूंगा राजनीतिक। तो उन्होंने डिप्लॉय ही नहीं किया अभी तक, और यूनिफाइड कमांड की बैठक में वो बैठते हैं, कभी कोई निर्देश नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा स्टेट के जो लोग हैं मणिपुर के, ये सफर इसलिए कर रहे हैं कि किसी एक दल को आपस में एक के ऊपर एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी है और ब्लॉकेट नहीं क्लियर होने देना है। इसमें जनता सबसे ज्यादा झेल रही है। और चुनाव तक मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जी चाहेंगे खूब रोटियां बेलना, जितना सेक सकेंगे सेकेंगे, और उसके बाद ही ब्लॉकेट क्लियर करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ वहां से जुड़े। मैं आपके पास लौट नहीं पाऊंगा, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत सेठी जी। लेकिन मेजर भाई सिंह साहब, जो रजत सेठी कह रहे हैं कि दरअसल क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई चुनावी मंशा, और चाहते हैं कि भाई चुनाव तक जो है ये ब्लॉकेट बना रहे, इसमें राजनीतिक पार्टियों का फायदा है, और इसके कारण भले ही वहां के लोग जो है सफर कर रहे हैं? क्या आपको इसके पीछे मंशा दिखती है? ये कुछ सच्चाई भी है। जब तक ब्लॉकेट नहीं खोलेंगे चुनाव तक, फायदा कांग्रेस को होगा। और उसका बैकग्राउंड ये भी है कि यूनाइटेड नागा काउंसिल ये NACN-IM का फ्रंट ऑफिस है, और जो UNC जो बोलते हैं NACN की आवाज़ बोलते हैं। यही पब्लिक सोचते हैं मणिपुर का, और पब्लिक जो है अपोज करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में खुश होने वाला कुकी कम्युनिटी बहुत खुश है, क्योंकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे घर की नज़दीक आ जाएगा। हमको इम्फाल जाके सेक्रेटरीट जाने की जरूरत नहीं, DC और SDO हमारे पास रहेगा, इसका फायदा होगा करके कुकी लोग सोच रहे हैं। हाँ, मोहम्मद अली खान साहब, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि रजत सेठी जी ने कहा कह रहे कि चुनाव को फायदा लेकर अब करा कि इस तरह की फोर्सेस दी गई पर उनको डिप्लॉय नहीं किया गया, तो फिर ये मैं मानता हूँ बड़े अनुभवी विश्लेषक हैं रचित जी, मगर मैं ये मानता हूँ कि देखिए अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो लोग तो उल्टा वो जो राज्य में सरकार होती है उसके खिलाफ वोट डालते हैं, क्योंकि उसका जिम्मेदारी उसे ठहराते हैं। तो इसलिए मैं इस इम्प्यूटेशन में मानता हूँ कि ये इन्फ्रेंस है, हकीकत नहीं है इसमें। अशोक जी, मैं मानता हूँ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। आप भी जानते हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, खासतौर से जब नेशनल हाईवे ब्लॉकेड हो रहा है। उन्होंने हरियाणा की मिसाल दी, हरियाणा में किसने इंटरवीन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था, तब जाके ब्लॉकेड हटा था। यहाँ पे क्यों झिझक रहे हैं? यही मेरी बात है जी। चलिए, क्यों झिझक रहे हैं, मैं यहीं से ले लूं। और अब साथ साथ जी हाँ सर, फोर्सेस को डिप्लॉय करती है स्टेट गवर्नमेंट, ये तो बेसिक चीज़ है। अगर हम लोग करेंगे तो फिर आप बोलेंगे फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरवेंशन हो गया। देखिए, हमारा मानना है कि जनता बहुत स्मार्ट है, उसने देखा है कि किस तरह से लोग राजनीतिक लोग भड़काते रहे हैं, और इस बार आप देखिएगा कि वो अपना मत इसके खिलाफ देगी। बहुत संक्षेप में आपने एक सवाल जो उन्होंने उठाया था, मैं उस पर आपसे कि जब 30% जो है सब्सिडी मिलती थी नॉर्थ ईस्ट को, वो कहते हैं कि आपने वापस ले ली 2014 में सरकार आने के बाद। देखिए, इनके नॉर्थ ईस्ट के जो आंकड़े हैं ना, इसको पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझना पड़ेगा। आप 30% की क्या बात करते हैं? नॉर्थ ईस्ट को जिस चीज़ की भी जरूरत है, केंद्र सरकार ने बोला है हम देंगे, 30% की क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ तो 90% ग्रांट्स मिलता है। हम तो पूरा डेवलपमेंट के लिए पूरा फंड खोल चुके हैं। मोहम्मद अली खान साहब इससे सहमत नहीं देंगे, लेकिन असली बात यह जो मैं बहुत नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मामला आज हमारा जो मुद्दा जो है वो सीधा सीधा मणिपुर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आर्थिक नाकेबंदी के कारण लोग सफर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज बड़ा साफ सा है कि लोगों को जो दिक्कत हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य में, एक उत्तर पूर्वी का दूर दराज का राज्य, सीमावर्ती राज्य, वहां पर इस तरह की राजनीतिक कोशिशें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि जनता समझदार है, और जनता जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको सही जो है वो सजा जरूर देगी, और वो सजा चुनाव के माध्यम से होगी, वोट के माध्यम से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।